हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। ओके, कोई भी वेसल है आपके पास, उसमें मान लो आपके पास एक गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक ही तरह की गैस ली, मान लो कि CO2 ही ले रखी है, ठीक है। तो अब CO2 की ये जो गैस है, मान लो 1 मोल ले रखी है आपने, जितनी भी, ठीक है। अब 1 मोल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। अब सारे के सारे जितने भी CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो जरूरी नहीं है सबकी जो वेलोसिटी है वो सेम हो। हमेशा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ही सेम हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे इतने सारे मॉलिक्यूल्स है इस गैस के, राइट, पर कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, यानी कि इतने मॉलिक्यूल या इतने मॉलिक्यूल, इनकी वेलोसिटी ही सेम होगी, ठीक है। यहाँ पे इस फ्रैक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनकी वेलोसिटी सेम होगी, इनकी वेलोसिटी सेम होगी, पर इन दोनों की वेलोसिटी आपस में सेम नहीं होगी, दोनों की डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी वेलोसिटी जो है, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी जो है किसी भी गैस की, वो डिफरेंट होती है। और इन वेलोसिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है वो जो है डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने, राइट। तो इसलिए इसे हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं इसका, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, गैसेस मॉलिक्यूल के रैंडम कोलिजन से। यहाँ पे देखते हैं गैसेस मॉलिक्यूल के रैंडम कोलिजन से मॉलिक्यूलर वेलोसिटी चेंज होती है। वो तो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी पढ़ा है कि आपके पास इस वेसल में मान लो CO2 है, तो यहाँ पे क्या होगे, दो मॉलिक्यूल्स आपस में जो है कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करने की वजह से उनकी वेलोसिटीज भी चेंज होगी, राइट। और ये जो चेंज होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पे भी डिपेंड करेगा। अब काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, वो उसके मास, उस मॉलिक्यूल के मास और वेलोसिटी कंपोनेंट पर निर्भर करती है, ठीक है। और ये फाइनली जो है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ mv², आपका क्या देती है, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी है तभी वो मूव कर सकता है, राइट। तो ये उसकी काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होती है किसी भी एक मॉलिक्यूल से जिसका मास m हो और उसका वेलोसिटी कंपोनेंट v हो, उस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ये होगी। इतनी काइनेटिक एनर्जी लेके वो किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर सकता है, और उस कोलिजन के थ्रू जो उसकी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है, राइट। ओके, तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे कि मैक्सवेल के अनुसार मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण मॉलिक्यूल के किसी एक फ्रैक्शन की वेलोसिटी समान होगी, ठीक है। अब हमें भी पता है कि एक गैस के मॉलिक्यूल्स जो है उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी तो सेम नहीं हो सकती। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ही सेम होगी, ठीक है, और अलग अलग फ्रैक्शंस की वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। क्लियर, फाइन, ओके। 19th सेंचुरी में बोल्ट्जमैन ने, ये तो किसने कहा था, ये तो कहा था मैक्सवेल ने। 19th सेंचुरी में बोल्ट्जमैन ने बताया कि मॉलिक्यूल की जो एनर्जी E होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी E है, ये जैसा कि हमने कहा उसकी काइनेटिक एनर्जी E है, तो इस काइनेटिक एनर्जी यानी कि उसके E होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो इसके बराबर होगी। प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू e⁻⁻e/kT, यानी कि एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी E हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी इसके प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर है इतना, यानी कि यहाँ पे एक जो मेन पॉइंट आता है वो क्या है, फैक्टर कौन सा है यहाँ पे, टेम्परेचर। देखो ये आगे काम आएगा, ठीक है। मेन फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। यहाँ पे ये तो हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, राइट। तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी E होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलो, ये हो गई प्रोबेबिलिटी की बात कि एक मॉलिक्यूल की E एनर्जी की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। उसके बाद जो है ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ये पूरी इक्वेशन दिख रही है आपको यहाँ पे। एक्चुअल में ये इक्वेशन को पूरा हम डेरिवेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, पर अभी यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको ये डायरेक्ट ही पढ़ना है, राइट। यहाँ पे आएगा T, ओके। तो हम इसका डेरिवेशन नहीं करते हैं, आपको डायरेक्ट ये जो है इक्वेशन याद रखनी है। इसमें बेसिकली PCDC क्या है, यहाँ पर PCDC बेसिकली जो है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, यानी कि
एक मॉलिक्यूल या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी जो ई होने की प्रोबेबिलिटी इतनी थी, ई एनर्जी होने की प्रोबेबिलिटी इतनी थी, और उसके जो वेलोसिटी में चेंज होने के बाद जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी होगी, वो है इसकी ये वैल्यू। ठीक है, यानी कि ये किसके बराबर है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर है। यानी कि ये मान लो, आपको ऐसे समझ नहीं आए तो, कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स थे, ये हमारा एक फ्रैक्शन है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स थे। अब मैं कह रही हूँ कि इन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के एनर्जी ई होने की प्रोबेबिलिटी मान लो पी है। ठीक है, अब इन सबकी वेलोसिटी कितनी है, सी थी, बट यहां पे मैंने इनफाइनाइटेसिमल चेंज किया डीसी, यानी कि इनकी वेलोसिटी मैंने बढ़ा दी इतनी। तो अब यहाँ पे ये जो पूरा फ्रैक्शन है इसको मैं दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। एक तो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ dn by n, ये मेरा एक फ्रैक्शन है, ये इतने मॉलिक्यूल में बता रही हूँ। ये फ्रैक्शन किसका, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, c प्लस डी सी है, ये उसका फ्रैक्शन है। या फिर एक और टर्म से मैं इसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, वो मैं कर सकती हूँ पीसी डीसी, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में या वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी c प्लस डी सी है और जिनके E होने की प्रोबेबिलिटी P है। ठीक है, क्लियर हो गया ना अब तो यहाँ पे ये पीसीडीसी क्या है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। इसी को ही दूसरे तरीके से किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, फ्रैक्शन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसको हम बार बार कह रहे हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्म में से फ्रैक्शन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसको हम बार बार बोल रहे हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो dn by n क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल किसका, जिसकी वेलोसिटी c प्लस डी सी हो। क्लियर है, उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है जिनकी वेलोसिटी c प्लस डी सी है। क्लियर है, ओके। तो ये फॉर्मूला है पूरा आपका, ये इक्वेशन है, आपको ये याद रखनी है। साथ ही यहाँ पे ये जो m है, ये क्या है, आपका मोलर मास है, उस गैस का मोलर मास है, और t यहाँ पे आपका टेम्परेचर है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा आगे काम आएगा। हम कर्व लेंगे एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर वेलोसिटी में, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा इक्वेशन है आपका। ओके, बाकी तो सारे यहाँ पे क्या है, ये जैसे d है, सॉरी r है, ये आपका गैस कांस्टेंट है, t मैंने बता ही दिया, यहाँ पे टेम्परेचर है, c स्क्वायर यहाँ पे जो है आपका वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है, और dc यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि आप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं वेलोसिटी को, वो है। ठीक है, बाकी ये मैंने मोलर मास आपको बता ही दिया। ये आपकी 4 पाई जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 पाई भी यहाँ पे कांस्टेंट है, राइट। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। क्लियर, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इक्वेशन सेम ही है, बस यहाँ पे जो डीसी लिखा हुआ था ना, वो हमने क्या कर दिया, इधर लिख दिया बराबर के, और कुछ नहीं है। इक्वेशन भी सेम ही है, दूसरी फॉर्म में जिस तरह से आप लिख सकते हैं कि जिनकी वेलोसिटी डीसी है उन मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है। ठीक है, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है ये, इसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा एफर्ट, वैसे समझ में आ जाएगा, इजी है बिल्कुल ही, राइट। ये CP यहाँ पे हम लिखेंगे CP, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, राइट। ओके, सो यहाँ पे आप कर देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले रखा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और वाई पे ले रखा है मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, राइट। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम, कि ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये जो फर्स्ट कर्व है T1, जहां पे मैंने लिखा है T1, ओके, जब टेम्परेचर T1 है, ओके, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर है या फिर कम टेम्परेचर है, यहाँ पे वैसे भी पहले से लिखा हुआ है कम टेम्परेचर, राइट। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर T1 है, यानी कि टेम्परेचर यूजुअली कम है, उस टाइम पे क्या होता है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है जिनकी वेलोसिटी Cp है, यानी कि ऐसे फ्रैक्शन जिनकी वेलोसिटी Cp है वो बहुत ही ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि ये मैंने कुछ लिए हैं मॉलिक्यूल के फ्रैक्शन, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ध्यान रखना, ये मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन है, ये मॉलिक्यूल नहीं है, फ्रैक्शंस है। मान लो, एक थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए,
ठीक है, ये इस तरह से इनमें वापस से मॉलिक्यूल्स आपके, ये एक फ्रैक्शन हो गया मान लो, समझने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, समझने के लिए इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, मतलब एक बड़ा फ्रैक्शन जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, कम फ्रैक्शन जिसमें कम मॉलिक्यूल्स है मान लो, ठीक है। तो अब मैं कह रही हूं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, यानी कि ये कर्व आपको एकदम पीक पे दिख रहा है, सबसे ज्यादा हाइट वाला कर्व कौन सा है, ये वाला। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका क्या है, ज्यादा है यहाँ पे, और उसका मॉलिक्यूलर वेलोसिटी अगर देखे तो वो क्या है, कम है। यहाँ पे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिनका फ्रैक्शन बहुत ज्यादा है उनकी वेलोसिटी ये है, यानी कि कहने का मतलब कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कौन सी है, बहुत ज्यादा फ्रैक्शन है जिसकी वेलोसिटी cp है, तो वो फिर वेलोसिटी तो हमारी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज कहलाएगी, ठीक है। बहुत ज्यादा फ्रैक्शंस है जिनकी वेलोसिटी इसके बराबर है, तो वो तो हमारी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हुई, ठीक है। तो ये इतने सारे फ्रैक्शंस जो है उनकी वेलोसिटी जो है वो इसके बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हुई। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे इनके जो मॉलिक्यूल्स की संख्या है वो बहुत ज्यादा है, नहीं। यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है, इस कर्व के नीचे ये जो एरिया दिख रहा है, ये आपके मॉलिक्यूल्स की संख्या को बताता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एरिया क्या है, इन दो कर्व्स की तुलना में कम है, इन दो कर्व्स की तुलना में कम है, ठीक है। इसकी विड्थ क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है। हाइट तो ज्यादा है जो फ्रैक्शन को बता रहा है, बट इसकी विड्थ कम है जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बता रहा है। तो फ्रैक्शन तो ज्यादा है पर मॉलिक्यूल्स कम है जिनकी वेलोसिटी cp के बराबर होती है। क्लियर है, ठीक है, ओके। सेकेंड कर्व पे आते हैं, जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये जो हमारे, ये पूरा मान लो हमारा एक वेसल था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब हमने इस वेसल का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये जो फ्रैक्शंस थे इनमें अब क्या हुआ कि अब फ्रैक्शन तो कम है, अब फ्रैक्शन तो कम है पर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। अब फ्रैक्शन तो कम है पर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, पहले से कम है फ्रैक्शन, ठीक है। पहले देखो कितने फ्रैक्शन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब क्या है, फ्रैक्शन तो कम है हमारे पास, ठीक है, पर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। तो T2 टेम्परेचर बढ़ा देने पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल तो डिक्रीज होता है जिनका मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज तो ज्यादा होता है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि ये कर्व की जो ये विड्थ है ये बढ़ जाती है, कर्व की जो ये विड्थ है वो बढ़ जाती है यहाँ पे। क्लियर है इतना, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, जिनकी एवरेज वेलोसिटी है उनका नंबर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से ज्यादा होता है पर उनका फ्रैक्शन तो कम होता है, ठीक है। आपको लैंग्वेज में और ज्यादा जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है जो भी मैं बोल रही हूँ, राइट। ये हो गया सेकेंड। अब थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे T3 की, अगर हम इस वेसल का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा दे, इस वेसल का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा दे, तो हमारे पास एक कर्व आता है ये वाला, ठीक है, थर्ड कर्व, ये वाला कर्व आता है, राइट, जो कि हमारा कौन सा है, CRMS कर्व है, रूट मीन स्क्वायर, ये सारे हमने पढ़ रखे हैं ना, ओके। तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी होगी वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी, ठीक है। ये और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनकी वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज के बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि आपको कर्व के नीचे जो एरिया दिख रहा है वो बहुत ही ज्यादा है, जो किसको बता रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बता रहा है, बट यहाँ पे फ्रैक्शन जो है वो कम है, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शन जो है वो कम है पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा है। तो T3 टेम्परेचर बढ़ाने पर हमको जो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी मिलती है CRMS, वो जो है वो इसके बराबर मिलती है, जिनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा होते हैं और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि जैसे जैसे आपने T
T1 से T3 पर गए तो कर्व का जो हाइट है वो डिक्रीज हुआ और विड्थ जो है वो इंक्रीज हुआ यहाँ पे। तो लैंग्वेज में देखते हैं अभी जो हमने पढ़ा है वही हम देखेंगे कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ टू लो और टू हाई वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल। टू लो और टू हाई वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल। ठीक है, जिनकी यहाँ पे वो बात नहीं हो रही, यहाँ पे ये कह रहा है कि जिनकी वेलोसिटीज बहुत ज्यादा होती है और जिनकी वेलोसिटीज बहुत ज्यादा कम होती है उनका फ्रैक्शन जो है वो भी बहुत ज्यादा कम होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि देयर इज सर्टेन वेलोसिटी फॉर विच द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इज कॉल्ड द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, कुछ ऐसी वेलोसिटीज होती है जिनका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उस वेलोसिटी को मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। राइट, थर्ड पॉइंट है यहाँ पे कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट गिवन टेम्परेचर। राइट, कि जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, गैस का वॉल्यूम कितना है उस पर डिपेंड करती है कि दिए गए टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम कितना है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी उस गैस के वॉल्यूम पर डिपेंड करती है उस दिए गए टेम्परेचर पर। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे कि द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज भी बढ़ती है यहाँ पे। राइट, ओके, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है कि इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शिफ्ट टू राइट विद राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर जैसे जैसे हमने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा है वैसे वैसे यहाँ पे कर्व जो है वो राइट साइड में शिफ्ट करता है। ठीक है, ओके, entire distribution curve shift to right with rise in the temperature. Increase in temperature increase the fraction of molecule having high velocity. ठीक है, increase in temperature, जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग हाई वेलोसिटी कंसिडरेबली, वैसे वैसे उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन भी बढ़ेगा जिनकी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि जैसे जैसे आप यहाँ पे T3 टेम्परेचर बढ़ाते हैं इन मॉलिक्यूल्स की संख्या भी बढ़ती है। यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स की संख्या भी यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि T3 टेम्परेचर होने पर मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ती है। यहाँ पे लिख लेना इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। राइट, ये सही होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द हाई वेलोसिटी कंसिडरेबली। राइट, ओके, एज द कर्व शिफ्ट टू राइट द हाइट ऑफ मैक्सिमा डिक्रीजेज। ठीक है, जैसे कि हमने देखा जैसे ही शिफ्ट करता है राइट की साइड हाइट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। दिस शोज द मैक्सिमम मॉलिक्यूल हैव वेलोसिटी ग्रेटर देन द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे जैसे टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है, टेम्परेचर राइज करते हैं, हमारा कर्व जो है वो राइट साइड में जो है वो मूव करता है। ओके, साथ ही कर्व की हाइट टेम्परेचर राइज करने पर डिक्रीज होता है और उसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और विड्थ इंक्रीज होने का सिंपल सा मतलब है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होते हैं जिनकी वेलोसिटी जो है वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से हमेशा ज्यादा होती है। आप यहाँ देखेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कम है जबकि जिनकी वैल्यूज T3 कर्व पर आ रही है उनकी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। इधर क्योंकि वेलोसिटी इधर बढ़ रही है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा हाई है। तो क्लियर हो गया आपको ये सारे पॉइंट। राइट, अब इन पॉइंट्स में आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मुझे बताना। कहीं पे भी पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो वो मुझे मेंशन कर देना, मैं उसे वापस से आपको थ्रू वीडियो जो है एक्सप्लेन कर दूंगी। आई होप आपको प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी, फिर भी अगर कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो है गैसों का द्रवीकरण या जूल थॉमसन इफेक्ट। ओके, वैसे ये सारे जो है मैंने नोट्स आपको सेंड कर दिए हैं। इसी को हम जो है यहाँ पे PDF जो भी फाइल है उसी को यूज करते हुए हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।